नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। दिन सोमवार, तारीख 8 नवंबर। एग्जाम गुरुजी में मैं आपका नीलेश आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर पढ़ने वाले हैं हम नेशनल, इंटरनेशनल और साथ साथ मध्य प्रदेश की विशेष खबरें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो खबरें जो हमारे यहाँ जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं या होने वाले हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूं, एमपीपीएससी 2022 के लिए प्री और मेंस के नोट्स अपडेटेड एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यदि आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके साथ ऑफर चल रहे हैं, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसकी क्लास आज एक चली है वो आपको प्री के नोट्स के साथ फ्री मिलती है, जिसकी कॉस्ट अपने आप में 895 रुपये है। वहीं पे जो दूसरे नोट्स हैं आपके मुख्य परीक्षा के नोट्स, ये अपडेटेड हैं। इनमें बहुत सारे जो भी एरर्स थे या जो भी चीजें थी सब कुछ सुधार दी गई हैं। 33 बुकलेट बंडल ये आपको एक घर पे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के या हिडन शुल्क के आपके घर पे पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ आपको मिलेगी 2021 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपकी कॉपी चेक करी जाएगी। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही शानदार एक तरह से आप मैं कहूँ कोर्स है, क्योंकि आप इसमें प्री भी पढ़ोगे, आप साथ में मेंस की भी तैयारी चलती है और आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के जितना आप समय निकाल सकते हो आधे घंटे का, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो चुकी होगी। इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में यदि आपकी तैयारी है और आप अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती है, जो कि 1295 की है। ये दोनों कोर्स आप यदि परचेज करते हैं तो आपके घर पे फ्री डिलीवर किए जाएंगे। करंट अफेयर शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले कल क्या पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। माधाराव एक्सप्रेस समाचार पत्र संग्रहालय है यह और शोध संस्थान भी है। ये कहाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भोपाल में और 1984 में की गई थी। और माधाराव एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी पिछले करंट अफेयर्स में दी थी, आप उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेंगे, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक जानकारी थी, केवल करंट अफेयर में काम नहीं आनी, वो आगे आने वाले समय में भी आपको काम आनी। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि एक तरह से आप खबरों में बनी रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खबरों में बन जाती हैं, वहां पे करंट अफेयर से क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन उसके बैकग्राउंड से आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको जो उसके इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम थोड़ी बहुत आपको जानकारी दें। मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कितनी बार कृषि कर्म पुरस्कार जीता है? तो 7 बार जीता है। काफी सारा डेटा था जो कि मध्य प्रदेश, क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने एक लेख लिखा था। उपलब्धियों का जो सप्ताह है मध्य प्रदेश सरकार का चल रहा है, हमारे जो स्थापना दिवस है उसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो लगभग सभी मंत्रालयों ने एक एक लेख लिखे हैं। उन्हीं लेखों में से मैंने आपको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो लेकर के मैं आपके बीच में आया था। आप सभी उसको अपने जो करंट अफेयर्स के आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। मध्य प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों ने कल्चर फेस्टिवल में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 3रा प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा दिए जाते हैं? तो कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा दिए जाते हैं। भामाशाह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो 5 श्रेणियों में दिया जाता है। देखिए, भामाशाह पुरस्कार आयकर के क्षेत्र में दिया जाता है और 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इस पुरस्कार से संबंधित केवल एक यही विषय है और आपको पता है कि वो फिर वित्त विभाग के द्वारा दिया जाएगा। इन्हें केवल हमें याद रखना है, किसको किसको दिया गया बहुत जगह पढ़ाया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा। मेरा आप सभी को एक सुझाव रहेगा, आप इसकी 5 श्रेणियों के जो जिन्हें जिन्हें मिल रहा है उनको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लगभग 20 लोगों को मिलता है ये पुरस्कार और ऐसा कुछ नहीं कि उनसे प्रश्न बन सकते हैं, और यदि बन जाते हैं तो देखिए आपका दुर्भाग्य है, और आपका सही हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 20 लोगों को जो पुरस्कार मिल रहा है आप उनके नाम याद रख पाएंगे। और पूछा जाना चाहिए, पर पूछा भी जा सकता है, लेकिन आप लोग उसका करंट अफेयर में मत अपडेट करिए। केवल किस विषय में दिया जाता है? आयकर के क्षेत्र में भरने वालों को दिया जाता है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है, ये केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये चीजें हमने आपको वहां पे बेसिक बता दी थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में हमने पढ़ा था। हाल ही में समाचारों में एक अखुई पुइना शब्द काफी प्रचलित था। ये शब्द किससे संबंधित है? तो प्रवासी पक्षी से संबंधित है। ये गिद्ध की एक प्रजाति होती है। हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मवेशियों में किस दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑक्सीटोसिन के बाद एसाइक्लोफेनाक है जिस पर इन्होंने बैन लगाया है। ये हम और आप अक्सर यूज करते हैं पैरासीटामोल के साथ, ये आपको बताया गया था। लेकिन आप दवाओं के जो खासतौर से मवेशियों पे प्रतिबंधित किए जाते हैं उनका नाम याद रखा करिए। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बार बार बोला है,
लगभग आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको उससे रिलेटेड प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार से एक ये दवा है जो अब खबरों में आ चुकी है, तो आपको ये भी आने वाले समय में प्रश्नों में मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहां पर भारतीय पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ओडिशा में किया जा रहा है। पहाड़ी जाति समुदाय, एक ये प्रश्न अच्छा है जो आने वाले समय में यदि आपसे पूछ लिया जाए किसी भी परीक्षा में तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर की जनजाति है। हमारे साथ जनजातियों से जुड़े हुए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमसे मिल जाते हैं और बहुत सारी जनजातियों के प्रश्न अक्सर आपको परीक्षाओं में मिलते हैं। तो ये पहली जनजाति है जो कि अभी सम्मिलित हो रही है अभी तुरंत, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आ सकता है। पूरी डिटेल्स आपको वहां पर बता दी थी। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व में मालवा की रानी के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है? पर्सनली आप मेरे से पूछो तो इस महीने के अभी तक जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उनमें से एक ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पसंदीदा प्रश्न लगा है, और आज तो है ही। तो अभी तक हमने 30 करंट अफेयर जो भी पढ़े 30 से 35, उनमें ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा कंटेंट इसमें लेकर के आऊं, तो वो करी है। आप आगे देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं आती है। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व में मालवा की रानी के रूप में परिभाषित किया गया? खंडवा को किया गया है, धार को किया गया है, इंदौर को किया गया है या मांडू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा धार को किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये खबरों में क्यों है, इसको करंट अफेयर में क्यों सम्मिलित किया गया। तो देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये भी हाल ही में क्या हुआ था कि पीथमपुर आए हुए थे और वहां पर इन्होंने घोषणा करी है, पीथमपुर धार ये सब कुछ लगा हुआ क्षेत्र है पूरा, तो उन्होंने वहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक उद्घाटन करने आए थे और जो रोजगार योजनाएं हैं उनके बारे में घोषणाएं करने आए थे और शुरुआत करने आए थे। तो वहां पर उन्होंने घोषणा करी है कि जो मध्य प्रदेश में धार है वहां पर भोजशाला है। भोजशाला में जो वाग देवी की प्रतिमा थी जो वर्तमान में कहां पर है, इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है, तो इसको वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है जो जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी और हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिमा भारत में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, उसका एक कारण है कि इसके पहले हमारे यहाँ काफी सारी जो प्रतिमाएं हैं अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये लेकर के वापस आ चुकी है, 150-200 के ऊपर प्रतिमाएं। उनमें से एक प्रमुख प्रतिमा थी जो कि अन्नपूर्णा देवी की थी, वो बनारस में थी। जो बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर है वो बनारस में है, काशी विश्वनाथ के पास में है। तो जो उनकी एक्चुअल प्रतिमा थी वो अन्नपूर्णा देवी की, वो कहाँ थी, वो इंग्लैंड में थी। तो सरकार उसको भी वापस लेकर के आ गई है और उसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक भी है। इसी प्रकार से इसका भी हमारे साथ इतिहास और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रतिमा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश का, हमारे देश का एक इतिहास है इसके साथ, अब ये अपने आप में एक इतिहास बताती। तो ये प्रतिमा भी जल्द ही वापस लेकर के आ रहे हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए पहली बात तो राजा भोज का जो पूरा का पूरा क्षेत्र धार रहा है, तो उन्होंने 1034 में भोजशाला के रूप में एक पहले, भोजशाला उस समय पे एक पाठशाला थी, एक स्कूल था ये, और ये भी कहा जाता है कि ये पहला स्कूल था संस्कृत जहां पर पढ़ाई जाती, संस्कृत पर शोध होता था। तो जो राजा भोज थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत पे उनने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो जब इतने बड़े विद्वान व्यक्तित्व होते हैं तो उनके आसपास में जो उनके साथ बैठते हैं वो भी, उन्हें भी क्या होता है कि जो कला प्रेमी होते हैं उन्हें कला से बहुत लगाव होता है, तो कला से जुड़े हुए लोगों के साथ उठते बैठते हैं और उस पर भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो राजा भोज का भी क्या था, संस्कृत में उनका बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्ट था। तो बहुत बड़े बड़े जो विद्वान होते थे उनको यहाँ पर बुलाया जाता था और वेदांग होते थे उस पे। ठीक है, तो ये राजा भोज ने एक पाठशाला का निर्माण किया जो अपने आप में एक शोध संस्थान था। यहाँ पर इन्होंने वाग्देवी की प्रतिमा का क्या किया था, निर्माण करवाया था, उनकी स्थापना करी थी। और वाग्देवी कौन होती, माता सरस्वती की प्रतिमा होती है। और माता सरस्वती की प्रतिमा होती है तो इस वजह से क्या कहा जाता था, इस जो ये भोजशाला थी इसे सरस्वती सदन भी कहा जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि भोजशाला को माता सरस्वती का प्राकट्य स्थान माना जाता है, कि मतलब यहाँ से माता सरस्वती प्रकट हुई थी और एक तरह से माँ सरस्वती का जो एक स्वरूप है उस जो हम आज देखते हैं उसकी जो स्थापना हुई है, जो उसको हम देखते हैं, वो यहीं से एक जो चित्रकार थे इनके सभी के मन में एक आइडिया है कि इस प्रकार से माँ सरस्वती का एक स्वरूप होता है, तो इसलिए इसे माँ सरस्वती का प्राकट्य स्थान भी माना जाता है।
फिर क्या हुआ इसके बाद, क्योंकि जो राजा भोज है इनका जो शासनकाल रहा वो 1010 से 1055 के आसपास रहा, 1000 से 1055 तक उधर तक इनका चला। इसके बाद क्या हुआ, इस्लामी जो आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, माता जो प्रतिमा है इनकी बाग देवी की, इनको क्या किया, खंडित कर दिया, आक्रमण किया और वहां पर उन्होंने बहुत तहस नहस कर दिया, सारी चीजें खंडित कर दिया। फिर क्या हुआ, जो अगला हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन आया। जब अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ, जो इनके पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर किनकेड, ये अपने साथ इस प्रतिमा को ले गए लंदन 1875 में। तो ये जब लंदन चली गई तो उसके बाद से ये जो प्रतिमा है हमारे यहाँ वापस आई ही नहीं। तो ये प्रतिमा क्या है कि लगभग आप अपने आप में देखेंगे तो इसका 1000 से ऊपर का इतिहास, 1100 वर्षों का लगभग इसका इतिहास है। तो अब इसका वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। और वर्तमान में जो ये भोजशाला है ये ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। यहाँ पर थोड़ा सा ये विवादों के कारण भी रहता है। जब बसंत पंचमी का पर्व आता है, यदि वो शुक्रवार को फंस गया, बसंत पंचमी जो हुई हमारी वो यदि वो शुक्रवार के दिन आयोजित होने वाली होती है तो उस दिन थोड़ा सा विवाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन जुमे की नमाज और बसंत पंचमी का पर्व दोनों एक जगह बनाए जाते हैं। क्योंकि आक्रांताओं के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कई दरगाहें बन गई और तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे जो टेंशनाइज वाला माहौल रहता है। अब सरकार क्या है कि सरकार इस पे कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को धीरे धीरे करके सुलझा लिया जाए। तो भोजशाला जो मूल रूप से है ये माँ सरस्वती यानी विद्या की जो देवी है उनका मंदिर है। और वहाँ पर क्या हुआ है कि जो कवि थे कवि मदन ने क्या किया था कि एक नाटक लिखा था और इस पूरे के पूरे जो बाग देवी के ऊपर उसको पूरा समर्पित किया था। तो उस नाटक से भी पता चलता है, क्योंकि कई जगह क्या हुआ है इन्हें अम्बा देवी के रूप में भी बोला गया है कि ये अम्बा देवी हैं, लेकिन जो मदन का नाटक है वहां पर धार को विशेष रूप से उसने धार पर लिखा है उन्होंने, और उसको क्या कहा है कि ये माँ सरस्वती हैं, उन्हें बाग देवी के रूप में चित्रित किया है, बताया है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो जगह है धार पूरी की पूरी मंदिर महल और जो महाविद्यालय थे, नाट्यशाला थे, क्योंकि ये धार पूरा का पूरा राजा भोज का क्षेत्र था, तो वहां पर आपको ज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित जगहें मिलेंगी। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता था, इसे 84 चौराहों का आभूषण भी कहा जाता था। वर उस समय पे जो धारा नगरी थी ये अपने आप में इतनी सुंदर थी, क्योंकि यहाँ पर आभूषण का मतलब यहाँ पर क्या है, महल है, मंदिर है, महाविद्यालय है, नाट्यशालाएं हैं, उद्यान है। तो इन सब चीजों के कारण जो उस समय पे धार को, धारा नगरी के 84 चौराहों का, भोजशाला को 84 चौराहों का आभूषण कहा जाता था। इतनी संख्या उस समय पे लगभग रही होगी। तो यहाँ पर हमें कई प्रश्नों के बनने की संभावना होती है। एक प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि मालवा की रानी है। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है, यदि आपसे ये पूछा लिया जाए कि मध्य प्रदेश के किस जगह को पुरातन समय पे 84 चौराहों का आभूषण कहा जाता था, तो याद रखना है धारा नगरी को कहा जाता था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, मंडदीप में, पीथमपुर पे, मालनपुर पे या जबलपुर पे। तो इसका राइट आंसर होगा पीथमपुर पे बनाया जाएगा। अभी रोजगार योजना की शुरुआत की गई, शुरुआत क्या की गई उसको और ज्यादा तरीके से लागू किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ पे मुख्यमंत्री ने कई सारी योजनाएं और कई सारे इनोग्रेशंस किए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने घोषणा करी है, शुरुआत करी, उसकी नींव भी रखी है कि पीथमपुर जो होगा, और वहाँ पर उन्होंने एक संज्ञा दी है कि पीथमपुर मध्य प्रदेश की औद्योगिक और रोजगार देने वाली राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है। तो यदि प्रश्न में कभी टकरा जाए, जिस प्रकार से सिंगरौली को सिंगापुर कहा जाता है, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी यदि बोला जाए तो पीथमपुर हमें याद रखना है। ऐसा उन्होंने संज्ञा में अपने भाषणों में कहा था, तो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर पहला एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, लगभग 50 एकड़ पे ये बनाया जाएगा। 2000 एकड़ के पार्क का उद्घाटन हुआ है, लेकिन 50 एकड़ जो जमीन है वो महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित करी गई, जहाँ पर महिलाओं के ही स्टार्टअप्स होंगे, महिलाएं ही वहाँ पर काम करेंगी, पूरा का पूरा सब कुछ वहाँ महिलाएं देखेंगी, मतलब पूरा का पूरा महिलाओं का वो क्षेत्र होगा, सब कुछ वो वही संभालेंगी, सिक्योरिटी से लेकर के इंडस्ट्री तक। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा कहा गया है कि ये पूरे देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क होगा, लेकिन तेलंगाना में भी ऐसा सुनने में आया कि वहाँ पर भी शुरुआत हुई है, और वो भी कह रहे हैं कि पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क होगा। मध्य प्रदेश के लघु सूक्ष्म उद्यम मंत्री कौन है, तो श्री ओम प्रकाश सकलेचा है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है, तो श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोजन सह समन्वय समिति गठित की गई है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे, प्रमुख सचिव करेंगे, खेल मंत्री करेंगे, या वह खेल
कल्याण मंत्री करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री करेंगे। डिटेल्स देख लेते हैं। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक तारीख रट लीजिए। मध्य प्रदेश में 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। ठीक है, अब इसके लिए पूरी की पूरी इस खेल को देखने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है आयोजन सह समन्वय समिति। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो मुख्यमंत्री करेंगे। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा जो इसकी जो सह अध्यक्षता करेंगे, जो प्रमुख सचिव होंगे, वो मुख्य सचिव जो होंगे, इसकी अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक समिति और गठित की गई है जो कि मुख्य सचिव के उसमें रहेगी। अब इसके अलावा इसमें बाकी के लोग भी रहेंगे क्योंकि ये खेल से जुड़ा हुआ है, तो खेल मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय, ये सभी लोग इसके सदस्य रहेंगे। जो युवा खेल मंत्री हैं हमारी जो सिंधिया जी हैं, वो इसकी सह अध्यक्षता करेंगी साथ में। ठीक है, और जो प्रमुख सचिव हैं युवा एवं खेल कल्याण विभाग के, वो सचिव मनोनीत किए गए। इसमें मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से खेल शुरू होंगे। 8 नगरों पे ये आयोजित किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये हमें याद है, लेकिन उज्जैन, मंडला और महेश्वर बालाघाट का नाम याद करके रखना है। खेल मंत्री कौन है, तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। कालिदास समारोह चल रहा है, हमें यह बताना है। सम्मान भी दिया जाता है कालिदास राष्ट्रीय समारोह में। तो निम्न में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? रिम्पा शिवा को, श्री राजीव वर्मा को, डॉक्टर पुरुदाधीच को या श्री बुधादित्य मुखर्जी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जिन्हें सम्मानित नहीं किया गया इस पुरस्कार में? रिम्पा शिवा। 4 लोगों को किया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। पहले जब इसकी घोषणा हुई थी तब आपको बता दिया था कि शुरुआत हो गई। इसकी कब से होती है हमेशा याद रखना है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो देव प्रबोधिनी जो एकादशी होती है, 11 से होती है, दिवाली के बाद की जो एकादशी होती है, उस दिन से ही ये समारोह शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। इस बार के समारोह में जो पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म भूषण श्री बुधादित्य मुखर्जी जो कि सितार वादन से हैं, ठीक है, उनको दिया गया है। शास्त्रीय संगीत का दिया गया है। डॉक्टर पुरुदधीच जो कथक नृत्य से है, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री वासुदेव कामत जिन्हें चित्रकला से दिया गया है, ठीक है, रंगकर्मी है। अभिनेता श्री राजीव वर्मा, इन्हें दिया गया है। इन सभी लोगों को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और साथ में जो हमारे यहाँ परंपरा है शॉल और श्रीफल की, वो दिया जाता है। अब हमारे यहाँ 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो रंगकर्म, जिसकी शुरुआत आपको क्या कहते हैं 1982 हुई। सबसे पहले ये रूपांकर के क्षेत्र में दिया जाता था, फिर 82 में रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाने लगा। 83 में 2 चीजें और जोड़ दी गई, एक तो शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत। इन विधाओं से सम्मानित जो कलाकार होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आता है। मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर। अब कालिदास की जो स्थापना हुई थी, इस एकेडमी की जो स्थापना हुई थी, जो स्वर्गीय पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास थे, इन्होंने उज्जैन में कालिदास जयंती का एक आयोजन किया था, जिसके बाद कालिदास परिषद का गठन किया था। इसके बाद सरकार ने, जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा गया और शुरुआत कर दी गई कालिदास समारोह की। और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, एक सम्मानित प्रोग्राम होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम और होते हैं, एक तो हमारे यहाँ तानसेन समारोह हो गया, दूसरा खजुराहो का नृत्य उत्सव हो गया, तीसरा ये कालिदास समारोह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इसकी जो शुरुआत हुई, इनॉग्रेशन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1958 में किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में जब संस्कृत विभाग ने 1978 में कालिदास एकेडमी की स्थापना करी, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो कालिदास एकेडमी है विक्रम विश्वविद्यालय के साथ, तो आज की डेट में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है ये 2 विभागों के सहयोग से होता है। पहला मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, दूसरा विक्रम विश्वविद्यालय। ये दोनों मिल करके इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं और इसकी जो ये परंपरा चल रही है 1979 से चली थी। 7 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक तो यूथ इंडिया गेम्स और दूसरा भारतीय प्रवासी दिवस। ये दोनों आयोजित होने वाले हैं, एक जनवरी में और एक फरवरी में। इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इन सभी प्रश्नों को मैं तो ये कहूँगा कि आप 3 से 4 पेज अलग कर लें, वहाँ पर इनके जो फैक्ट्स हैं उनको लिखते चलें, क्योंकि यदि क्या कहते हैं व्यापम के एग्जाम हो गए तो आपको पता महीने भर चलते हैं, तो उनके लिए पर डे का एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाना है।
तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के, मलेशिया के, गुयाना के या फिजी के? तो इसका राइट आंसर होगा ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। डिटेल देख लेते हैं। इसको कोऑपरेटिव रिपब्लिक गुयाना के नाम से बोला जाता है और इसे भारतीयों का देश भी कहा जाता है एक तरफ से, क्योंकि यहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिजी हो गए, गुयाना हो गए, ये जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी भारत के मिलेंगे। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं और ये 8 से 10 जनवरी तक जो प्रोग्राम चलेगा हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस, साथ में इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं समिट आयोजित होगी, इन दोनों में यहाँ पे आने वाले हैं। ये हमारे यहाँ मुख्य अतिथि होंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, याद रखना है, इंदौर में आयोजित होगा। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया संसद की जो सदस्य हैं सुसी जेनेटा मेस्करेनस, ये भी यहाँ पर आएंगी। अब 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाने वाला है और इसकी जो थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। इसका विषय ये रखा गया है जिसपे बहुत सारे भाषण होंगे, पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब होगी? ये 11-12 जनवरी को होगी। 9-10 के बाद 11-12 2 दिन ये चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसके बाद वो आंदोलन में सम्मिलित हुए और देश को आज़ादी तक लेकर के गए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से हुई थी। पहले ये बीच बीच में 2 वर्षों के लिए मनाया जाता था, लेकिन 2015 से फिर इसे क्या कहते हैं, पहले ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था, फिर इसको प्रति 2 वर्ष में आयोजित किए जाने लगा। मध्य प्रदेश में 2015 में ही प्रवासी भारतीय विभाग का एक गठन किया गया है, जो भारत के जैसे भारत के लिए प्रवासी भारतीय हो तो मध्य प्रदेश के जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल एमपी होते हैं, उनको इसके साथ जोड़ा जाता है और उन्हें निवेश के लिए, इनोवेशंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी जाती हैं, उन्हें आकर्षित किया जाता है कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करें। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स ऑफ एमपी पोर्टल का भी निर्माण किया जाता है। अब ये प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन कौन से विभाग करते हैं? तो पहली बात तो ये, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो विदेश मंत्रालय करेंगे। साथ में एक राज्य सरकार होगी। अब साथ में क्या होगा? उद्योग निकाय होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उद्योग विभाग भी उसको देखेगा। और जो CII है, भारतीय उद्योग परिसंघ है, या फिक्की है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये सब लोग मिल करके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। आमतौर पर यह 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम S जयशंकर, इनका नाम किसी को नहीं भूलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो सीमा सड़क संगठन BRO का प्रोजेक्ट अरुणांक किस संस्थान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट अरुणांक की यहाँ पर बात हो रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन संचालित कर रहा है? आदित्य सीमेंट, जियो फाइबर, अडानी ऊर्जा, टाटा स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा स्टील। आगे की तरफ देख लेते हैं। अरुणांक से नाम से समझ में आ रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। अब जो वहां पर सड़कें बन रही, क्योंकि ये सीमा सड़क से जुड़ा है इसीलिए इसको BRRO के साथ मिलकर के बनाया जा रहा है। वहां पे पूरा एक रेलों का जाल सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसलिए खबरों में बना हुआ है क्योंकि ये चीन की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। जो चाइना का पूरा बॉर्डर है वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है ताकि वहां पर आवागमन आसान हो सके। तो इस परियोजना में टाटा स्टील और सीमा सड़क संगठन दोनों मिल करके इसको संचालित कर रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। अरुणांक नाम है इस प्रोजेक्ट का। अब इसका फायदा ये होगा कि जो चाइना की जो गतिविधियां हैं वहां पर हमारा जब आवागमन हो जाएगा तो हम उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? सतीश अग्निहोत्री, मोहम्मद तैयब इकराम, DY पाटिल, नरेंद्र बत्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकराम, और ये नरेंद्र बत्रा को रिप्लेस करके नए अध्यक्ष बने हैं। मकाऊ के हैं, ये रहने वाले हैं मकाऊ के। मोहम्मद तैयब इकराम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष होंगे और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का था नरेंद्र बत्रा का, लेकिन इनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कोई याचिका वगैरह दायर हो गई थी और उन्होंने उस पर कोर्ट ने कुछ ने सजा वगैरह दे दी, जिसके कारण अब ये उस पद से हट गए हैं। तो जो नए अध्यक्ष होंगे, वैसे कार्यकाल जो रहता है अध्यक्ष का 4 वर्ष का रहता है, लेकिन इनका 2 वर्षों का रहेगा, यानी जो बचा हुआ समय है ये इसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा ये अध्यक्ष रहते हैं या नहीं रहते। यह वर्तमान में एशियाई हॉकी महासंघ के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बात करी जाए FIH की, तो ये पुरुषों और महिलाओं की दोनों की अंतरराष्ट्रीय हॉकी का निकाय है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसान में है। अध्यक्ष कौन होंगे? मोहम्मद तैयब इकराम होंगे। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 137
सेवन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से किसने BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? नागर और नित्या सरे, धिनकरन और शिवराजन, प्रमोद भगत और मनीषा, भाविना पटेल और दिनेश हेरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाना पहचाना नाम प्रमोद भगत और मनीषा। अभी पैरा ओलंपिक में भी ये काफी फेमस थे और इन्होंने वहां पर पदक लेके आए थे। पैरा ओलंपिक चैंपियन है ये प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब पैरा जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है इसके 2019 के संस्करण में भी जो स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत ये SL3 की श्रेणी में थे और 17 वर्षीय जो मनीषा रामदास है इन्होंने महिला एकन फाइनल में जापान की जापानी मामिका टोयोडा को हराकर स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है और इस पूरे के पूरे चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में एबाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत पूरा करने वाला पहला क्लस्टर है। ये किस राज्य में है? एबाक क्लस्टर है, इसने पहला अपना मिशन पूरा क्लस्टर पूरा किया है। तो ये किस राज्य में है? मिजोरम में है, मणिपुर में है, असम में है या उत्तराखंड में है? तो इसका राइट आंसर होगा ये मिजोरम में है। डिटेल्स देख लेते हैं। अब क्या है, ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये जो ग्रामीण मंत्रालय है हमारे देश का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। ठीक है, और इसके जो मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं। अब क्या हुआ, मिजोरम के आइजोल में ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जो ये क्लस्टर है ये पूरा कर ले गया और ये पहला क्लस्टर है जिसने अपना काम पूरा किया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उस ग्राम को एक बोलते ना, जो गांव से शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको समझा जाता है और वहां पर उसी प्रकार की जो आर्थिक विकास होते हैं वो किए जाते हैं। ग्राम से शहर की ओर, कस्बे से जो हमारे छोटे शहर होते हैं वहां की तरफ जो बढ़ रहे होते हैं, ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर क्या किया जा रहा है कि जो शहरों की आवश्यकताएं होती हैं उन प्रोजेक्ट्स को वहां पर लाया जाता है सरकार की तरफ से और एक तरह से पूरा का पूरा एक प्लांट सिटी के रूप में डेवलप किया जाता है। वहां पर रोजगार जनरेट किए जाते हैं और वहां पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि आगे चल करके समस्याएं न जाए। इसकी जो शुरुआत हुई थी वे मोटा मोटा इसका उद्देश्य यही है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलप की जाती हैं, हमें वो नहीं जानना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये किस मिशन, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। ऐसे गांव जो शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन्हें डेवलप किया जाए। गांव नहीं होते, वो कस्बे हो जाते हैं छोटे मोटे। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई थी और इस मिशन की 5 साल की अवधि का लक्ष्य रखा गया था। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। आज के करंट अफेयर्स के, निम्न में से किस देश की टीम ने पहली बार एशियाई स्क्वाश टीम चैंपियनशिप जीती है? हांगकांग ने, कुवैत ने, भारत ने या मलेशिया ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत ने पहली बार एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है और ये 21वीं एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप थी जिसको भारत ने जीता है और भारत के लिए पहली बार है। और ये किसकी नेतृत्व में यानी किसकी कैप्टनशिप में हुआ है? सौरव घोषाल की कैप्टनशिप में हुआ है। भारत ने क्या किया है, इसने हांगकांग और मलेशिया को हराया है। इससे पहले क्या हुआ था, भारत 3 बार फाइनल पहुंच चुका था लेकिन हार गया था। ये चौथी बार फाइनल पहुंचने के बाद ये पदक उसने जीता है। और जो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन है ये अपना क्या कहते हैं, एशिया का फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1980 में कराची पाकिस्तान में हुई थी। इसके सदस्य देश 24 है। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके और मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं डेविड वाई मुई हैं हांगकांग के। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। ये हमने आपको प्रश्न दिया था होमवर्क के रूप में और अच्छी बात ये लगी कि काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर बढ़ चढ़ करके दिया है और ये एक अच्छी सकारात्मक पहल थी आप सभी लोगों की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से जो चंद्र किरण है, जय महाकाल, आप अपना नाम चाहो तो सुधार लो, मेरे कोई समस्या नहीं है जय महाकाल बोलने में। और दूसरे आपके ब्रजेश महोर, आप काफ़ी समय के बाद आपने आंसर दिया है। बीच में आप गोल हो गए थे, विलुप्त समय तरह के हो गए थे क्योंकि शुरुआती करंट अफेयर्स में आप लगातार आंसर कर रहे थे। आप लगातार बने रहिए और जो भी आंसर होते हैं आप जरूर दीजिए। ब्रजेश, मंगल मीना और प्रदीप गुर्जर भी लगातार आप आंसर देते रहते। बीच में आप भी कुछ करंट अफेयर्स में मुझे नहीं देखे। आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, पूरा टू द पॉइंट लिखा
उसके भी इसके विषय में जो जो जानकारियां थी आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में सबके अंतर हो सकता है और होना भी चाहिए, सबका अपना अपना विवेक होता है, उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं। अच्छा लगा। आप सभी लोग जिन्होंने नहीं किया आंसर उनसे कोई समस्या नहीं, लेकिन आप लोग प्रयास करा करें कि आप लोग आंसर लिखा करें। आप सभी के जिनके आंसर राइट थे उनको लाइक कर दिया गया है, और जिन्होंने अपने आंसर में कुछ और भी लाइनें जोड़ी हैं उनको एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दे दिया गया है। आप सभी जो करंट अफेयर्स देखते हैं, मेरा आप सभी को सुझाव रहेगा, अनुरोध भी रहेगा साथ में, कि जिन्हें एग्जाम गुरुजी हार्ट दे देता है उनके आंसर्स आप लोग एक बार जरूर पढ़ा करें। बहुत मेहनत करके वो ये लाइनें लिखते हैं और ये फैक्ट्स डालते हैं, और वो सभी फैक्ट्स उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपके काम आते हैं। मेरी पूरी कोशिश है मैं ऐसे प्रश्न लेकर के आऊं जिसमें आपको कई जानकारियां साथ साथ मिले। कम से कम आप गिरी हालत में 4 से 5 जानकारियां तो आपको उस विषय से मिलनी चाहिए, आपका एक पार्ट मजबूत हो जाए। यानी वहां से यदि क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप उन प्रश्नों को हल कर पाएं। आप अभी कोई भी पीएससी के 19 से लेकर के अभी तक के कोई भी एग्जाम्स उठा लो, किसी भी एग्जाम को उठा लो जिसमें लोक सेवा आयोग ने आयोजित किए हैं, आपको प्रश्न वहां पर नए ही मिलने वाले हैं। पुराने प्रश्नों का पैटर्न अब आयोग ने खत्म कर दिया है, उनके पास नया कलेक्शन है, प्रश्न बैंक उन्होंने नया तैयार किया है, जहां से वो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं पूरी तरह से फ्रेश क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिपीटेशन की संभावना उन्होंने बहुत ही कम कर दी है, मैं ये कहूंगा कि अब 0 हो गई है लगभग। अब बिल्कुल नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस नए बन नहीं रहे, ये सब इतिहास में थे। ये हत्या जो जलियांवाला कांड है भोपाल का, ये अभी नहीं हुआ है, ये 1949 में 14 जनवरी को हो चुका है। ये था कि प्रश्न में पूछे इसको अलग तरीका से जाने लगा है, अब थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस आने लगे। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसे प्रश्न दूं जो आपके सिलेबस से जुड़े हों और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां इकट्ठी कर लें। तो आप सभी लोग आंसर जरूर किया करें, साथ ही में उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो लेकर के आया करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। ये जो भोपाल का जलियांवाला कांड हुआ, ये 14 जनवरी 1949 को हुआ। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात, कि ये जो हत्याकांड हुआ जलियांवाला कांड, ये हुआ था हमारे आज़ादी के काफ़ी समय पहले, आप आज से 100 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो अब ये आप देखेंगे कि ये जो कांड हुआ ये हमारी आज़ादी के बाद हुआ, यानी 1949 में, 1947 के बाद हुआ। अब ये हुआ किस दिन था? ये मकर संक्रांति को हुआ था। और उसका कारण क्या था? क्या हुआ था कि उस समय पे जब ये कांड हुआ, गोलीकांड, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस समय जो पुलिस रही होगी वो कौन सी रही होगी? हमारे देश की पुलिस रही होगी, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका था। तो यहाँ पे जो पुलिसिंग रही होगी वो भारतीय रहे होंगे। तो इसकी तुलना उससे करना एक बहुत दुखदायी घटना है ना, नहीं होनी चाहिए थी। ये नर्मदा के क्षेत्र में हुआ था, रायसेन के आसपास। ठीक है, और कारण क्या था? तिरंगा फहराना था। यानी आज़ादी के बाद भी देश में तिरंगा फहराना एक तरह से जुर्म था, वो भी मध्य प्रदेश यानी भारत के हृदय में, और भोपाल में वो भी। उस समय पे क्या था कि भोपाल जो था, भोपाल एक रियासत थी जो कि भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी। और इस हत्याकांड के बाद, इस कांड के बाद से उसकी जो उस समय पे जो नवाब थे, नवाब जफर अली खान, इन लोगों का जो यहाँ पे एक नवाबी चल रही थी उसका अंत माना गया। बोले कि ये आखिरी कील थी उनकी, ये जो कांड था ये उनकी नवाबी की आखिरी कील थी। ठीक है, रियासत की उनकी आखिरी कील थी। क्यों थी? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि जब ये कांड हुआ तो ये पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। और फिर उस समय पे क्या था, इनका खींचातान चल रही थी, जब सरदार पटेल पूरी तरह से एक्टिव थे, सभी रियासतों को जोड़ रहे थे, भारत के साथ सम्मिलित कर रहे थे उस पर। तो उस समय पे ये कांड होना उनको एक ऑप्शन दिया और उन्होंने बिल्कुल भी इसे खाली नहीं जाने दिया। और उस समय पे इतना दबाव डाला गया भोपाल रियासत के ऊपर कि वो फिर इसके बाद सरदार पटेल ने बीपी मेनन को यहाँ पर भेजा, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसको सम्मिलित ही कर लिया गया। और ये उस समय पे जो थानेदार थे वो भी भारत के ही थे। इस वजह से पूरे के पूरे इस कांड को क्या कहा जाता है? भोपाल का जलियांवाला कांड कहा जाता है। लगभग 6 लोगों की हत्या की गई थी, और ये सभी एक मेले पे इकट्ठे हुए थे और वहां पर तिरंगा फहरा रहे थे। और जो वहां के थानेदार थे, दरोगा थे, उन्होंने उन्हें रोका, कहा कि आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। और जो 6 लोग थे, युवा थे, उनके ऊपर गोली चला दी। और गोली में उस पर जो शहीद हुए सभी के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत करी है, अच्छी जानकारी दी, तो आप एक बार उनका कमेंट पढ़ के आप उन नामों को नोट कर लेंगे। बताने को बता सकता हूं, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे जरूर। और इसके बाद, इसी घटना के बाद से ज़्यादा समय नहीं लगा, 4 महीने बाद 1 जून 1949 को भोपाल भारत में, भोपाल जो रियासत थी भारत में सम्मिलित हो गई। तो ये आखिरी उनकी ताबूत पे बोलते हैं ना, आखिरी कील थी, जहाँ से इनका ये ताबूत बंद हो गया।
और ये पूरी की पूरी भोपाल रियासत भारत का एक हिस्सा बनी। 14 जनवरी 1949, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है। घटना रायसेन के नर्मदा घाटी तट पे थी। आज का प्रश्न करंट अफेयर खत्म करने से पहले, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में हिंदुस्तानी सेवा दल, इसका गठन किया गया था जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। तो ये नमक कानून जो आंदोलन था उसके बाद की बात है, नमक कानून के बाद, ठीक है। तो आपको ये बताना इसका गठन किसने किया था। हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किसने किया था। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया था, सिद्धनाथ माधवराव अगरकर ने किया था, दुर्गापुर मेहतर ने किया था, या सेठ गोविंद दास ने किया था। मध्य प्रांत में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। आप सभी को इसका राइट आंसर नीचे देना है, ठीक है। यदि ABCD में देना चाहते हैं तो लाइक मिलेगा, साथ में यदि 3 से 4 लाइनें जरूर लिखिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उन्हें अपना दिल दे दिया जाएगा, और जिनको दिल दिया गया है आप सभी लोगों को जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनके आंसर्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको वहां से अपनी जानकारियों को अपडेट करना है, और आप सभी लोग आंसर देने का जरूर प्रयास करें। और यदि आप अपनी MPPSC की परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं, आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स या मेंस का, तो इसमें ऑफर चल रहे हैं प्रीलिम्स के कोर्स के साथ, जिसकी कॉस्ट 3,999 रुपए है। 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इसके साथ आपको 1,299 रुपए का नोट्स आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। वहीं पे जो मेंस का नोट्स परचेज करते हैं जो कि 14,999 का है, 4 वर्षों का सब्सक्रिप्शन है। ये दोनों कोर्स बराबर अपडेट होते रहते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन MCQ मिलते हैं, दिन में दोनों में लगभग 11,000 MCQs हैं। PDF होती है, आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। मेंस कोर्स के साथ आपको प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स आपको मिलते हैं। ये लगभग नोट्स 5,000 के आसपास के हैं, यानी लगभग 10,000 का आपको ये कोर्स पड़ता है। आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के ऐप से। ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें। फिर हमारी मुलाकात कल होगी। आंसर देना नीचे नहीं भूले। करंट अफेयर्स आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं, और मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। फिर मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।